If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। ओके आप लोगों को बच्चों ऑलरेडी पता है अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री का A to Z पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। आप लोग अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो बच्चों आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके बाकी इन्फॉर्मेशन सब आपको उस साइट के जरिए मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो अभी हम लोग हर जगह टाइम मेजर करते हैं। टाइम मेजर करते हैं मतलब टाइम हम लोग जो नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉच, क्लॉक, हर जगह तो देखना बच्चों नॉर्मली ये सब चीज़ें ही यूज़ होता है। पर हम लोग को यहाँ पर पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। आप लोग पेंडुलम क्लॉक देखे होगे ना, बहुत जन देखना मतलब ऑफिस में और घर में भी बहुत जन के पेंडुलम क्लॉक यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर फ़ोटो शेयर कर दे रही हूँ, जिसको नहीं पता पेंडुलम क्लॉक क्या होता है वो चीज़ को देख के समझ जाएगा। ठीक है, हम लोग उसी टाइप का पेंडुलम का बात करेंगे जिसको हम लोग यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है सिंपल पेंडुलम। ओके सिंपल पेंडुलम ऐसा दिखता है। ओके फोटो भी शेयर कर दे रही हूँ, वो बेटर होगा, आप लोगों की बुक में भी होगा तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहाँ पर देखो बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट दे दिया है, उससे क्या है ना, एक तो स्ट्रिंग को हम लोग लगाते हैं, अटैच करवाते हैं, और उस स्ट्रिंग से एक हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी पॉइंट मास, जिसकी यहाँ पर बॉब बोला है, बॉल जैसा रहता है, उसको यहाँ पर अटैच हम लोग करते हैं। इसमें क्या है ना, ऐसा बोला जाता है कि चलो ये जो हम लोगों को बॉब दिख रहा है ये तो चलो हैवी होगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम में कंडीशन होता है कि यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं ना वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी स्ट्रिंग होगा वो मासलेस होगा? और इनएक्सटेंसिबल का मतलब वो और एक्सटेंड ना हो पाए, लाइक वो बॉब का वजन की वजह से वो और फैल नहीं पाए, ठीक है, मतलब और लंबा नहीं हो पाए वो स्ट्रिंग। तो सिंपल पेंडुलम एक आइडल केस, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। एकदम हल्का फुल्का मासलेस स्ट्रिंग क्या एक हैवी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है सिंपल पेंडुलम, तो बच्चों ये चीज़ को आप लोग याद रखना, इट इज़ अ हैवी पॉइंट मास, जिसको बॉब बोला गया है, इसको बॉब बोला गया है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। किससे सस्पेंड किया गया है? बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आया? पर ये आइडल कंडीशन है, ये भी पता होना चाहिए कि ये आइडल कंडीशन है। ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता जो मासलेस हो। समझ में आया ना? ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता जो मासलेस हो और वो हैवी बॉब को सपोर्ट कर सके। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे, मैं वो कहीं पर नोट डाउन करके रखी हूँ आप लोगों के लिए। यस, ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे कि क्वेश्चन एक आता है, द पेंडुलम यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम यूज़ होता है इज़ नॉट अ सिंपल पेंडुलम। ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या वो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल होगा? घर में जो हम लोग पेंडुलम क्लॉक देखते हैं क्या वो पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिंपल पेंडुलम बिकॉज सिंपल पेंडुलम इज़ एन आइडल केस। ठीक है, बिकॉज सिंपल पेंडुलम इज़ एन आइडल केस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ हैवी मास ऑफ पॉइंट साइज एंड अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट है ना मैं नोट डाउन करके रखी हूँ। अब कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू व्हाट सिंपल पेंडुलम, जो कि समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स यहाँ पर है, जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑसिलेशन का मीनिंग समझाती हूँ। अब ऑसिलेशन का मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेंडुलम बना दी, ठीक है, ये पेंडुलम का अच्छा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ना, किसको क्या बोलते हैं। अच्छा बच्चों देखो, वो बाद में आएगा तो बता दूंगी भी तो सही रहेगा। चलो ठीक है, ये पेंडुलम बन गया। ठीक है, ये पेंडुलम अभी रेस्ट में है, अभी रेस्ट में, बिल्कुल भी ये हिल डुल नहीं रहा है। तो ये होता है इसका मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ये भी रेस्ट में है। ठीक है, सपोज आप लोग ये पेंडुलम को, अच्छा इस पोजीशन को आप लोग ओ नाम दे दो। क्या नाम दे दो? ओ नाम दे दो। इसको आप लोग थोड़ा इस तरफ ऐसे फोर्स मारे, ऐसे हल्का सा इसको हिलाए, आप लोग इस डायरेक्शन में फोर्स मारे तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये एक कोना तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग इसको हल्का सा फोर्स दिए तो इस डायरेक्शन में ये मूव किया, ये इधर मूव किया, लेट इट बी ए। ठीक है, फिर ये यहाँ से रिटर्न आएगा और ये किधर जाएगा? ये इस कोने तरफ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, इस पोजीशन को नाम दे दो बी।
मतलब पहले ये मीन पोजीशन में था, रेस्ट में था, आपने हल्का सा फोर्स दिए, ये इधर गया, फिर ये वापस ऐसे आके, फिर ये इधर गया, ये फिर इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन का मतलब, जो हमने ऑसिलेशन का यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं, ऑसिलेशन का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ हम लोग फोर्स दिए तो यहाँ से ये यहाँ गया, दैट मीन्स पहले ओ ए, मतलब पहले यहाँ से ये यहाँ गया, फिर ये वापिस आया, दैट मीन्स ए ओ, वापिस आया, फिर अगेन ये ओ से बी में गया और बैक टू इट्स मीन पोजीशन, देन बी से ओ में आया। ये होता है वन ऑसिलेशन, कि वो पहले मीन पोजीशन में था, हम लोग उसको हल्का सा धक्का मारे या फोर्स दिए तो वो पहले अपने मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पॉइंट में गया। ये जो कोना कोना पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसको हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले ये यहाँ से एक एक्सट्रीम पॉइंट में गया, फिर वापस अपने जगह पे आया, फिर दूसरा में भी तो जाएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट में गया, देन अगेन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। दैट मीन्स मैं यहाँ पर कैसे बनाई हूँ, पहले ये ओ ए में गया, फिर वापस आया ए ओ, देन ओ बी, देन बी ओ, मतलब अपने मीन पोजीशन से एक कोना में गया, फिर ये दूसरे कोना में गया, देन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। सो वन ऑसिलेशन इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाला मोशन को हम लोग बोलते हैं, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्लियर? ओके, अभी टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन थोड़ा याद रखना। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है पेंडुलम को, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका मतलब आप लोग ना बेसिकली स्टॉप वॉच से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि एक ऑसिलेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर गया, इधर आया, फिर वापस यहाँ आया। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, यहाँ से इधर, फिर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आने के लिए इसको जो टाइम लगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। क्लियर? अभी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लाइन है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ। अभी बहुत जल्दी जल्दी होता है ऑसिलेशन, ये तो हवा एक तो ऐसे चल रहा है। ओके, हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एक आप लोग गिने, स्टॉप वॉच में आप लोग 1 सेकेंड नोट करें, वो 1 सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेशन हो गया, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर बैक टू ये होता है वन ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस ऐसे करके ऐसे आया, ये हुआ वन ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार ऑसिलेशन हो गया, कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर? ओके, समझ में आया? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम लोग एफ करके डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को यूनिट पता है, हर्ट्स। लिखोगे एक नाम इसका तो एच स्मॉल, ऑब्वियसली यूनिट का नाम में सब स्मॉल रहता है स्टार्टिंग में, एंड इसका ये सिंबल है एच जेड, ठीक है, या फिर सेकेंड इन्वर्स भी हम लोग कर सकते हैं। अभी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों याद रखना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का उल्टा रिलेशन है, मतलब रिवर्स, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। टाइम इज इक्वल टू 1/f या फिर f इज इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है, इसको याद रखना। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बच्चों एक चीज़, हम लोग जो सिंपल पेंडुलम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम, उसका मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग सिंपल पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो टाइम मेज़र करने के लिए, बिकॉज हम लोग टाइम मेज़र करते हैं, तो पहला होता है सिंपल पेंडुलम का पर्पस ऑफ यूजिंग सिंपल पेंडुलम इज़ टू मेज़र टाइम, और दूसरा टू मेज़र एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी करके लिखते हैं, वो पीछे आप लोग पढ़ोगे, पर ये दो को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दी हूँ। क्लियर? नाउ एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत सिंपल है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत सिंपल है, तो देखो, अब जैसे कि ये मीन पोजीशन है, आप लोग इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दिए तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये ग्राउंड है सपोज़। तो जब ये मीन पोजीशन में था, आप लोग फोर्स दिए तो ये इस कोना में गया, फिर इधर से ये वापस आएगा, ये इधर कोना में जाएगा, मतलब यहाँ पर ये पहुँचेगा। तो बोलने का मतलब, एम्पलीट्यूड का मतलब, जब ये ऐसे मूव करता है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, तो ज़मीन से ये कितना ऊंचाई में उठता है,
ऊंचाई टोटल इसका कितना है, मतलब ज़मीन से कितना ऊपर उठता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए करके भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल ए करके भी डिनोट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बताई हूँ, देखो अब जैसे कि ये सपोर्ट है, ये एक तो पेंडुलम है, ये सपोज इस डायरेक्शन में गया तो ये ज़मीन से कितना ऊंचा उठा, ये कितना ऊंचा उठा, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और दोनों तरफ इक्वल उठेगा। अगर सपोज इधर गया, यहाँ अगर 2 मीटर उठा है तो इधर भी 2 मीटर उठेगा, यहाँ अगर 3 मीटर ऊंचा गया है तो यहाँ भी 3 मीटर ऊंचा जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है बच्चों मीटर, ऐसा ही यूनिट है मीटर। क्लियर। नाउ इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है वो देख लो। इफेक्टिव लेंथ को स्मॉल एल करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये पेंडुलम हो गया ऐसे। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है यहाँ से लेकर ये बॉब के बीचों बीच तक का लंबाई, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एल करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बीचों बीच वाला पॉइंट है बॉब का, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, कहाँ से इसको हम लोग लटका के रखें, तो ये लंबाई को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, और ये भी तो लंबाई डिस्टेंस ही नापोगे तो ये भी मीटर होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम पीरियड किस में किस पे डिपेंड करता है, हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, यस, ये भी है, इधर भी बना दी हूँ थोड़ा मैं इम्पॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर में टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था, जल्दी। टाइम पीरियड का मतलब द टाइम टेकन फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड किस में डिपेंड करता है, तो बच्चों याद रखना मेन 2 चीज़ होता है। एक होता है, अच्छा मैं पेंडुलम बना देती हूँ, ये पेंडुलम है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इफेक्टिव लेंथ एल। और बच्चों एक फैक्टर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोग पढ़े होगी ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, वो जो ग्रेविटी हमको जो ज़मीन अपने तरफ खींचता है, अर्थ जिस फोर्स के साथ हम लोगों को अपने तरफ खींचता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये आप लोग पढ़ोगे इसके बाद, जो सेकेंड चैप्टर है ना, मोशन इन वन डायमेंशन, वो आप लोग पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो, ये चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकेंड चैप्टर में वैसे है ये। ओके, देखो, जब एक तो बॉडी फ्रीली फॉल करता है, मतलब सपोज एक बॉडी आप लोग उसको फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे गिर रहा है वो, ठीक है, वो अंडर ग्रेविटी एकदम फ्रीली, और कोई फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा, वो अंडर ग्रेविटी वो फ्रीली जब वो नीचे गिरता है, जब फ्री फॉल होता है एक तो बॉडी का ज़मीन की तरफ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या क्या एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम के साथ जो बदलता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो जब एक बॉडी फ्रीली ज़मीन की तरफ फॉल करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, वो 2 चीज़ों में डिपेंड करता है, एक तो होता है इफेक्टिव लेंथ और दूसरा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो कैसे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों, तो ये पता चला कि हम लोग जितना लंबा, ये जो स्ट्रिंग का हाइट है ना, जितना लंबा आप लोग स्ट्रिंग लोगे ना, और आप लोग वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट कर रहे हो कि आपका एक ऑसिलेशन कितना टाइम पे हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग लंबाई वाला लेंथ के साथ पेंडुलम के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट। सपोज एक इतना लंबा पेंडुलम लिया गया, मतलब इतना लंबा लेंथ का पेंडुलम लिया गया, दूसरा और लंबा लेंथ का पेंडुलम लिया गया। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि जितना लंबा, जितना लेंथ बढ़ रहा है उतना ज़्यादा टाइम ले रहा है वो ऑसिलेशन करने में। ऑब्वियसली आप लोग खुद इमेजिन करो, जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा वो ऐसे ऐसे करके मूव करने में, है कि नहीं। तो ये पता चला कि जैसे जैसे लेंथ हम लोग किसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ाएंगे उस स्ट्रिंग का, उतना ही उसी हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। ठीक है, अगर आप लोग लेंथ को घटा दोगे, अगर छोटा लेंथ लोगे स्ट्रिंग का, तो टाइम भी कम लगेगा।
टाइम भी कम लगेगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम में डिपेंड करता है। किस हिसाब से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट रिलेशन है ये रिलेशन है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इसको याद रखना, ठीक है, रूट ओवर ऑफ इफेक्टिव लेंथ, जिसको हम लोग देखो मैं इक्वेशन 1 करके लिखी हूँ, ठीक है। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग जगह में, ठीक है, अलग अलग जगह में पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट डाउन किया गया। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है ना, इसका वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहता है। आप लोग जैसे जैसे एल्टीट्यूड तरफ जाओगे, हाइट वाले एरिया में जाओगे, तो इसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। जितना अर्थ सरफेस के जितना नीचे 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 जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो जो जी का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, हर जगह सेम नहीं रहता है, याद रखना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू जो होता है वो चेंजेस विथ प्लेस के साथ वो बदलता है, प्लेस के साथ वो बदलता है। जैसे चांद में भी कम है, ठीक है, मून में भी कम है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग जगह में इसको ले जाके, तो ये पाया गया कि मतलब इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा था, वहाँ पर टाइम पीरियड उन लोगों को कम लगा कि बहुत कम टाइम पे वो ऑसिलेशन कर रहा है। और जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था वन ऑसिलेशन करने में, टाइम पीरियड बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड करें कि टाइम पीरियड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जब भी इन्वर्स का नाम आएगा तो 1/, और दैट इज़ यहाँ पर रूट ओवर ऑफ जी लिखेंगे, क्योंकि ऐसा रिलेशन है, ठीक है। वो चीज़ भी शायद आपके कोर्स में है नहीं, तो डायरेक्टली ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये 2 इक्वेशन हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं। पहला है टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ इफेक्टिव लेंथ, दूसरा है टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g। दोनों जगह टी है, आप लोग एक जगह टी लिखो, ये दोनों का आप लोग एक तो साइन दो। अच्छा, रूट ओवर ऑफ एल पहले है, मतलब सामने सामने में, और ये इंटू 1/g, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ जी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो टी इज़, अब अच्छा इसको ऐसे शो कर सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर प्रोपोर्शनल साइन लिख दिए, पूरा एक रूट ओवर दे दिए, एक एल दे दिए, नीचे में जी दे दिए। नाउ हम लोगों को ये जो प्रोपोर्शनल साइन इसको हटाना है, तो कभी भी जब अगर आप लोग ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो, तो इसके जगह पे इक्वल्स टू आता है और साथ में एक तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट 2π लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2π लिखा गया है, जो कि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, 2π ही लिया जाता है इसमें, ठीक है। 2π लिया गया था, और 2π यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हो, और यहाँ पर मैं एक दूसरा नाम लिखी हूँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दोनों सेम है। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, ये एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और 2π तो एक कांस्टेंट है, ये 2π में डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है, याद रखना। 2π में डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। कौन? टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला है। कभी भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें न्यूमेरिकल में लेंथ के बारे में बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बोला है, टाइम पीरियड के बारे में बोला है, तो ये फॉर्मूला को आप लोगों को वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग ना एक 2 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज आपके पास 2 पेंडुलम है और दोनों पेंडुलम को आप एक ही जगह में यूज़ कर रहे हो, मतलब दो पेंडुलम है आपके पास, आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा। एक का लेंथ है L1 और दूसरा थोड़ा लंबा है जिसको L2 लिया गया, मतलब अलग अलग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स यूज़ किया गया है, लेकिन जी दोनों जगह सेम है, मतलब एक ही जगह में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में जी कांस्टेंट है। ये जो आप लोग कंडीशन देख रहे हो इसमें जी कांस्टेंट है, ये पहला कंडीशन जो आप लोग पढ़ रहे हो इसमें जी कांस्टेंट है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ जो है पेंडुलम का वो अलग अलग लिया गया है। तो इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग T1 लिख देते हैं, बिकॉज ये L1 लिए हैं, दैट इज़ इक्वल टू, इसको यूज़ करके करेंगे 2π में हम लोग को कोई 1 नहीं लगाना क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, रूट ओवर ऑफ L/G, तो L की जगह में L1 और G तो हमने यहाँ पर G ही लिए हैं। इस कंडीशन में T2 इज इक्वल टू 2π रूट ओवर ऑफ L2/G। ये चीज़ समझ में आया? पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन है,
अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, T1 डिवाइडेड बाय T2 करते हैं, ठीक है। ओके, तभी हम लोग T1 डिवाइडेड बाय T2 करेंगे। मैं यहाँ पर कर ही देती हूँ, वो सही रहेगा। चलो खुद से करके दिखाते हैं। ओके, सो T1 इज इक्वल टू है 2 पाई रूट ओवर ऑफ L1 बाय G, है ना, डिवाइडेड बाय T2। अच्छा, यहाँ भी चाहूँगी तो मैं इसे डिवाइडेड बाय T2 का वैल्यू लिख सकती हूँ। चलो लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई L2 बाय G। बच्चों यहाँ पर 2 पाई तो कट गया, लेकिन इसको हम लोग को ठीक से लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग, आप लोग तो मैथ्स में पढ़े, वैसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट ओवर ऑफ L1 बाय G, और ये अगर डिनोमिनेटर में है, अगर कुछ फ्रैक्शन वाला रहता है तो वो इंटू होके उल्टा हो जाता है, G बाय L2, ठीक है। तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख रही हूँ, रूट ओवर ऑफ L1 बाय रूट ओवर ऑफ G, क्योंकि रूट ओवर दोनों के लिए है, इंटू रूट ओवर ऑफ G डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L2। देखो रूट ओवर ऑफ G कट गया, सेम सेम है, पर क्या बचा, रूट ओवर ऑफ L1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L2। तो यहाँ से हम लोग को एक और एक्सप्रेशन पता चला कि टाइम पीरियड, अगर आप लोग कोई दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, दो पेंडुलम को कंपेयर कर रहे हो जहाँ पर ग्रेविटी सेम है, तो वहाँ पर टाइम पीरियड और लेंथ का ऐसा रिलेशन होता है, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये चीज़ करके बताई हूँ, ठीक है। T1 जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक पेंडुलम, दो पेंडुलम है जिसका लेंथ दे दिया है कुछ कुछ, बोलेगा बताओ उनका रिलेशन बताओ दोनों के टाइम पीरियड के बीच में, तो आप लोगों को ये चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन, अब हम लोग उसी हिसाब से ही केस बस चेंज कर दिए हैं, कंडीशन थोड़ा बहुत। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, वही दो पेंडुलम हम लोग लिए हैं, दोनों पेंडुलम आप लोग देखो सेम लेंथ का है, मतलब दोनों का जो स्ट्रिंग्स है, इफेक्टिव लेंथ है वो सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक को हम लोग कर रहे हैं पोल में, दूसरे को कर रहे हैं इक्वेटर में। तो दोनों जगह देखो बच्चों, पोल में और इक्वेटर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका वैल्यू सेम नहीं होता, पोल में अलग होता है और इक्वेटर में अलग होता है, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, पोल में अलग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, और इक्वेटर में अलग होता है। पोल में बच्चों इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है और इक्वेटर में मिनिमम होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर में कम होता है। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि दोनों जगह में वैल्यू अलग है, पोल में एंड इक्वेटर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो जगह में सेम पेंडुलम लिए हैं, इक्वल लेंथ का पेंडुलम लिए हैं, लेकिन जी का वैल्यू अलग है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह में हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक पोल में कर रहे हैं, एक इक्वेटर में कर रहे हैं, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है, तो यहाँ पर वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L लिखेंगे, L बाय जी होता है तो L बाय G1। इस कंडीशन में 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाय G2, अगेन यहाँ भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करें, चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाय G1, क्योंकि हम लोग लेंथ सेम लिए हैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय 2 पाई L बाय G2, ये हो गया, ये और ये कट गया। ओके, अब इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ L बाय रूट ओवर ऑफ G1 इंटू, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ G2 बाय L। तो बच्चों यहाँ पर L कट गया, लेकिन ये अलग अलग था तो ये रह गया। सो T1 बाय T2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ G2 बाय रूट ओवर ऑफ G1। तो ये चीज़ तो हम लोग को पता ही था, अगर यहाँ T1 है तो यहाँ सामने में G2 आएगा, क्योंकि T1 और G1 का उल्टा रिलेशन है ना, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर यहाँ T1 आया है तो इसमें नीचे में आएगा G1, अगर यहाँ T2 है तो ऊपर में आएगा क्या, G2। और उससे पहला वाला एक्सप्रेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, है कि नहीं, हम लोग पढ़े थे ना। तो अगर T1 सामने है तो L1 भी ऊपर ही आएगा, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दो कंडीशन में क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दी हूँ। ये रिलेशन कब है, जब जी दोनों जगह सेम है, और ये रिलेशन कब है, जब L दोनों जगह सेम है, इफेक्टिव लेंथ जब हम लोग सेम लेते हैं। ओके, लोगों के लिए बहुत अलग अलग पॉइंट्स बना के रखी हूँ। अच्छा बच्चों, ये चीज़ देखो, ये आपका है बहुत इंपॉर्टेंट सा स्लोप जो कि एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पर बोला है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना टाइम और लेंथ का क्या रिलेशन है, हम लोग पढ़े हैं कि टाइम पीरियड
जो होता है किसका ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। ये रूट ओवर इधर चला गया तो स्क्वायर बन गया, टी के ऊपर स्क्वायर लग गया, तो टी स्क्वायर और एल का बात हो रहा है, तो इनका ग्राफ बनाने आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कभी भी अगर ग्राफ आप बनाते हो, अगर कोई भी दो चीज़ एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा रिलेशन है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना लेंथ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो टाइम कम होगा, तो सीधा सीधा रिलेशन है, तो उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन ऐसे। ठीक है, फिर इसका एक तो स्लोप है। देखो स्लोप निकालने का तो अभी आपके कोर्स में नहीं है कि स्लोप कैसे निकालेंगे, सिर्फ आप लोग याद रखना कि पूछेगा व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज एल ग्राफ। तो स्लोप हम लोग बेसिकली ना दो पॉइंट को ऐसे कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ट्रायंगल बनता है, टेन थीटा निकलता है। वो तो छोड़ो, अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में अच्छे से उसके बारे में होगा। तो स्लोप याद रखना, अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज एल ग्राफ, तो स्लोप का आप लोगों को ये वैल्यू याद रखना है 4 पाई स्क्वायर बाय जी। जी क्या है यहाँ पर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और 4 पाई स्क्वायर ये तो एक तो ऐसी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जी को अलग कर लिया है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ, मतलब ये जो स्लोप है वो नीचे आ गया है। क्लियर? स्लोप का थोड़ा सा याद रखना, हाँ और कुछ नहीं है। ठीक है, स्लोप को याद रखना। अब एक और चीज़ सुन लो कि जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो मास ऑफ द बॉब में डिपेंड नहीं करता। कि आप लोग वो जो पेंडुलम में जो बॉब लियो उसका वजन ज़्यादा है कि कम है, कोई हल्का ले लियो कोई भारी ले लियो, तो वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, मास में कौन से मटेरियल से वो बना है उस पर वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। सपोज हमारे पास दो पेंडुलम है, ठीक है, हमारे पास दो पेंडुलम है और दोनों पेंडुलम में बोल रहा है कि मास अलग अलग है, दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट है, बाकी लेंथ सेम है और दोनों को एक ही जगह में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है क्या टाइम पीरियड में चेंजेस आएगा? तो नहीं आएगा, टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड, या मटेरियल कौन से मटेरियल से बना है, टाइम पीरियड बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इसको थोड़ा याद रखना, ये जो लाइन है ना उसको याद रखना। देखो बच्चों, हम लोगों को कोर्स के हिसाब से पढ़ना है, पता है, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख दी हूँ बट कोर्स के हिसाब से पढ़ना है, जो कोर्स के हिसाब से मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, बहुत बच्चे लोगों का ध्यान यहाँ होगा ना, कौन सा फ़ोन है, बहुत पुराना फ़ोन है बच्चों, ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, 8-10 साल पुराना, अभी पेपर वेट के काम आ रहा है। नहीं, देखो अब आया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, मतलब वो पेंडुलम जिसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में 2 सेकेंड लगता है। समझ में आया? टाइम पीरियड तो समझ गए, जैसे मैं बोली टाइम पीरियड, दैट मीन्स आप लोग समझ गए कि एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? 2 सेकेंड्स होगा। कितना होगा? 2 सेकेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। और बेसिकली जो आइडियल सेकेंड्स पेंडुलम होता है ना, जैसे कि सपोज ये सेकेंड्स पेंडुलम है कि इसको एक ऑसिलेशन करने में इसको 2 सेकेंड लग रहा है सपोज, तो इसका ना जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना, और बेसिकली 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर लिया जाता है। जो लेंथ होता है ना लंबाई तार का, स्ट्रिंग का, वो लगभग 1 मीटर का लिया जाता है। 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 मीटर का लिया जाता है। और इसमें यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसका जब टाइम पीरियड निकाले कि ये 2 सेकेंड इसका आ रहा है, इसको सेकेंड्स पेंडुलम बोलेंगे, तो उस समय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, जो कि बेसिकली हम लोग यहाँ अर्थ सरफेस में है तो यहाँ पर नॉर्मली यही रहता है। आप लोग पोल तरफ जाओगे और एल्टीट्यूड तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, लेकिन जैसे कि सपोज यहाँ करें, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर करें, ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो और ये जो पेंडुलम है इसका इफेक्टिव लेंथ लिए थे 1 मीटर, तो जब यहाँ पर टाइम पीरियड मेज़र किए तो टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड, तो इस पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। और 2 सेकेंड कैसे है? सपोज़ यहाँ से हम लोग इसको फोर्स दिए, सपोज़ ये यहाँ से स्टार्ट किए इसको घुमाना, यहाँ से घुमाए तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा, सपोज़ यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, तो ऑसिलेशन उसी को बोलते हैं ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था एक बार घूम फिर के अगेन वो वापस वो जगह पे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन यहाँ कैसा होगा? यहाँ से फोर्स दिए तो यहाँ से वो इधर क्रॉस करके इधर गया, देन अगेन वापस से वो मीन मतलब इस पोजीशन को क्रॉस करके वापस यहाँ पर आया। तो यहाँ से यहाँ जाने का सपोज इसको 1 सेकेंड लगा,
वापस आने का 1 सेकेंड लगा होगा, तो टोटल टाइम हो गया इसका 2 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन कितने समय में हुआ? 2 सेकेंड में हुआ। तो हम लोग बोलेंगे ये पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बहुत ईजी है। कैसे? देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/टाइम। ये तो पढ़े हो आप लोग, ठीक है। और सेकेंड्स पेंडुलम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड्स पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम कितना था? 2 सेकेंड। तो 1/2 का मतलब 0.5 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम? सो 0.5 हर्ट्ज। कैसे निकाले हम लोग? ये फॉर्मूला यूज़ करके 1/t दैट इज़ 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 हर्ट्ज आएगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला क्या है? पहले तो ये बोल दिया है सेकेंड्स पेंडुलम है, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड लेंगे। लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? लेंथ, लंबाई l, और g का वैल्यू दे दिया है, समझ में आया, और टाइम भी यहाँ पर दे दिया है। तो मैं आप लोगों को बोली थी जब ये तीनों चीज़ दिया रहेगा तो हम लोगों को t इज इक्वल टू 2π√L/g वो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, थोड़ा टेढ़ा होके लिख दूँ क्या बच्चे लोग? नहीं, टेढ़ा नहीं हो सकती ना। ओके, अब हम लोग को पता है टाइम पीरियड फॉर सेकेंड्स पेंडुलम कितना होता है? टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का 2 सेकेंड। तो हम लोग को टाइम चलो मिल गया। जी का वैल्यू कितना दिया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू, पहले ना जो दिया रहता है उसको मेंशन करना, t इज इक्वल टू 2π√L/g। हम लोग को क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम लोग l को अलग कर लेते हैं। कैसे? देखो रफ में बता देती हूँ पहले। देखो यहाँ से कैसे l को अलग करोगे। t इज इक्वल टू 2π√L/g। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, ये l वाला पोर्शन को अलग करेंगे। तो 2π डिवाइड हो जाएगा नीचे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो t/2π इज इक्वल टू L/g। अब आप लोग पढ़े होगे, अगर कहीं जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़े हो कि सपोज जैसे कि यहाँ पर इक्वल्स टू के एक तरफ कोई चीज़ में रूट ओवर है, यहाँ पर एक ही टर्म है, हाँ, प्लस माइनस करके और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये एक टर्म बचा। यहाँ पर रूट ओवर है, वो रूट ओवर को हटाना है तो इक्वल्स टू किधर भेजते हैं? तो वहाँ पर ये यहाँ से हट जाएगा बट यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा t/2π का स्क्वायर इज इक्वल टू L/g। पहले L/g के ऊपर रूट ओवर था, आप लोग वो रूट ओवर को इधर भेज दिए तो वो यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या हो गया? L इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये t का स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4π स्क्वायर, और ये g यहाँ पर आके ऊपर में इंटू हो जाएगा। तो L अलग हो गया। बस अब यहाँ पर वैल्यू डालोगे और लिखोगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो। हो गया? ओके। तो बच्चों यहाँ तो भयंकर गड़बड़ हो जाएगा करूँगी तो हम लोग को मिल गया L इज इक्वल टू t²/4π स्क्वायर इंटू जी। बस अब यहाँ पर वैल्यूज डालते रहो और आंसर आपका निकल जाएगा। टाइम कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, चाहोगे तो आप लोग 22/7 का स्क्वायर भी ले सकते हो। तो मैं 3.14 का स्क्वायर ले रही हूँ क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर डाल दी, इंटू जी कितना है? 9.8। और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बीच बीच में यूनिट डाल के सॉल्व मत करना, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। सॉल्व करते समय खाली नंबर्स लिखना, लास्ट में एकदम यूनिट आप लोग लिखना, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर ले रही हूँ। हुआ? तो ये क्या आएगा बताऊँ? 9.8 इंटू इतना। देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 इंटू 4 कितना आएगा? 39.2। आप लोगों के सामने सामने ही सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर है 3.14 इंटू 3.14 इंटू 4, ठीक है, प्लस हो गया इंटू 4, 39.4384। तो इसको मैं लिख देती हूँ 39.44। बस इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, वो आप लोग देखो कर लोगे। हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, पर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ। समझ में आया? मैं बोलोगे मैडम आप तो यूज़ कर रहे हो, तो बच्चे हम लोग मैडम हैं,
हम लोग कर सकते हैं, आप लोग मत करना। और अभी से ही अपने हिसाब से इसको लाइक अपने हाथ से डिवाइड करो, इस टाइप का नंबर सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में जल्दी होगा, वरना बैठे रहोगे। ये आंसर आ रहा है कितना, 0.994 मीटर। मीटर लिखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के साथ मतलब मीटर दिया गया था, तो यहाँ पर लेंथ का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मीटर ही लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर तो लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब अच्छा ये 0.994 मीटर आया, ये आप लोग इसको राउंड ऑफ करके एक कर सकते हो ना, 1 मीटर हो जाएगा। और देखो ये सेकेंड्स पेंडुलम का बात कर रहा है, तो राउंड ऑफ करके 1 मीटर आ जाएगा ना। और हम लोग यहाँ पढ़े थे सेकेंड्स पेंडुलम में इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर होता है। समझ में आया? तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जहाँ कंपेयर करने बोलेगा वहाँ पर आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है। जो आप लोग पढ़े थे ना थोड़ा देर पहले, T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2, बस वही वाला कंपेयर। क्या कंपेयर करना है? टाइम पीरियड, वही T1/T2 का काम हो गया। एट प्लेसेस वेयर G इज इतना एंड इतना, मतलब टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करना है। लेंथ का बात ही नहीं करा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पेंडुलम यहाँ पर होगा, सॉरी हाँ 2 पेंडुलम होगा, या फिर एक ही पेंडुलम है, उसका 2 जगह एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक जगह जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना था और दूसरी जगह इतना था। क्लियर? तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी गिवन G1 को ले लो, G1 ले लो आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड G2 ले लो 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग को याद है वो रिलेशन पढ़े थे जहाँ पर टाइम और G का दिया गया था, T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, ये पढ़े थे। बस यहाँ से हम लोग ऐसे ही कंपेयर करना है। क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, G2 और G1 की जगह में ये वैल्यू डालो और सॉल्व करो और आंसर निकल जाएगा। तो √, हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, ऐसे √ ऑफ G2 है 4.36 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो 2 से कटेगा, वो सब काट कुटी के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं ये कितना आ रहा है। ओके, देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको ना आप लोग ये काम करना, जैसे ये 4.36 बाय 9.8 है, मैं काम कर रही हूँ, इसको ऐसे खोल के इसका पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आएगा √ ऑफ 436 बाय 980। अब एक काम करना, एक बार √ नहीं निकाल रही हूँ मैं, 436 डिवाइडेड बाय 980 कर रही हूँ। तो जब 436 डिवाइडेड बाय 980 करूँगी, बिकॉज मैं सॉल्व करी हूँ अभी, तो मुझे मिला है 0.4449 समथिंग, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, नीचे में 1 का √ क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 आया। आपने डिवाइड करना है, मैं आपको दिखाऊँ, मैं करी हूँ डिवाइड, मैं यहाँ पर करी हूँ डिवाइड, ये रहा, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दे रही हूँ। ठीक है, हम लोग इसको डिवाइड करे हैं, यहाँ तक मैं करी हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ 0.4448 डिवाइडेड बाय 1। अब हम लोग को √ निकालना है ये 0.4448 का। तो जब हम लोग इसका √ निकालेंगे तो देखो 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन ऊपर वाला का जब √ निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.66। तो मैं 0.66 तक रहने दी हूँ, डिवाइडेड बाय 1, तो मैं उसको ऐसे रेशियो 1 करके लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को कंपेयर करने बोल रहा था। आप लोग करना, क्योंकि मैं साइड में मैं रफ में करी हूँ, फिर आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग खुद से करना। एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम। हमारे पास 2 सिंपल पेंडुलम है, हम लोग को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है हम लोगों को? हम लोग को कंपेयर करना है 2 सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, जिसका लेंथ दिया है 1 मीटर एंड 16 मीटर एट अ प्लेस, मतलब 2 अलग अलग लेंथ दे दिया है और हम लोग को कंपेयर करना है। तो क्या गिवन है? क्या गिवन है? L1, एक को L1 ले लो 1 मीटर और दूसरे को L2 ले लो 16 मीटर। क्या रिलेशन है टाइम का और इसका? T1/T2 इज इक्वल टू √ ऑफ L1/L2। यही है, ये तो डायरेक्ट आपका सिंपल सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज कोई पॉइंट वाला इशू नहीं है यहाँ पर। ऊपर में 1, नीचे में 16, तो बच्चों 1/16 आप लोगों को पता है, 1 का आप लोग √ निकालोगे तो 1 ही आएगा, और 16 का √ होता है 4, तो इसका आंसर हो गया 1:4। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर दिए हो टाइम पीरियड। सो T1/T2 कितना आया?
1:4। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में, काफ़ी मतलब काफ़ी आता है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ईजी है। A simple pendulum is made by suspending a bob of mass 500 ग्राम by a string of length 1 मीटर। एक सिंपल पेंडुलम हम लोग बनाए हैं, उसका जो बॉब है उसका वजन दिया है 500 ग्राम और जो स्ट्रिंग है मतलब इफेक्टिव लेंथ दे दिया है 1 मीटर। कैलकुलेट इज टाइम पीरियड एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस कंडीशन में बोला है टाइम पीरियड निकालो जहाँ पर जी का वैल्यू इतना है। सेकेंड बिट क्या बोला है देखेंगे, सेकेंड बिट जो भी बोला है, ठीक है। तो पहला बिट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो गिवन हम लोग पहला बिट सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया है, मास दे दिया है, मास का तो कोई काम वैसे रहता नहीं है। लेंथ दे दिया है 1 मीटर, जी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को निकालने बोल रहा है टाइम पीरियड, तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, टी इज इक्वल टू 2π/L/g। मास का कोई काम नहीं है, वो मास खाली ऐसी नोटिंग मतलब ऐसी दे दिया है 500 ग्राम, बस यहाँ से टाइम निकाल लो। सो आपका 2π जगह नहीं होगा ना यहाँ पर, चलो पीछे कर देंगे। 2 इंटू पाई के जगह में आप लोग 3.14 लिख सकते हो, इंटू रूटओवर ऑफ 1 मतलब रूटओवर ऑफ L/g। तो यहाँ पर रूटओवर ऑफ ये तो मैं 1 ही लिख दे रही हूँ, रूटओवर ऑफ 1 तो 1 होता है बाय रूटओवर ऑफ 10, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, रूटओवर ऑफ 2 निकालना है। यहाँ पर पीछे करते हैं इसको, t इज इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 3.14 इंटू 1/√10। हम लोग को ये मिला है, तो √10 आप लोग आराम से निकाल सकते हो, है कि नहीं, आराम से आप लोग √10 निकाल सकते हो। ओके, सो √10 आप लोग आराम से निकाल सकते हो, जो कि बेसिकली आया है 3.16। कितना आया है बच्चों, 3.16 आया है, और इन दोनों को इंटू करोगे तो 6.28 आ रहा है। तो 6.28 इंटू 1 6.28 डिवाइडेड बाय 3.16। बस अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा। और सिंपल डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, जो भी टाइम मिलेगा ना वो हम लोग को सेकंड में लिखना है। तो मैं एक बार ऐसे ही कैलकुलेटर को यूज़ करके डिवाइड कर रही हूँ, पर बच्चों आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, पता है 6 है ना, ये 1.98 आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.987 इतना सेकेंड पर। हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये 7 को हटाते हैं तो ये 5 से बड़ा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 5 से अगर बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 1.99 सेकेंड। टाइम हम लोग को मिल गया 1.99 सेकेंड। इतना तो आप लोग को आता ही होगा राउंड ऑफ करना, क्लियर। ओके नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। एक पेंडुलम 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। ओके, हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा। कैसे, अच्छा फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है ना, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नोट डाउन कर लो, 1 सेकेंड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन किया। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 5 सेकेंड में वो 2 बार ऑसिलेशन किया है। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो कितनी बार घुमा बच्चों, कितना ऑसिलेट किया, 2। हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड निकाल रहे हो, दैट मीन्स आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो 2/5 आया। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, पर हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिला है, सो 1/2/5 दैट इज 5/2 हर्ट्स। आप लोग इसको पॉइंट में 2.5 निकलेगा, 2.5 हर्ट्स निकलेगा ये। तो ये आप लोगों को ऐसे निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे, क्लियर। ऐसा देता है यहाँ पर इतना सेकंड में इतनी बार ऑसिलेट किया तो बोलेगा टाइम पीरियड निकालो, कहीं पर बोल देता है फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 सेकेंड का निकालना है, तो ये 1 सेकेंड का ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इफ़ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड इट्स लेंथ। ये तो खुद से कर लेना, टाइम मिल गया, जी दे दिया है, लेंथ नहीं निकाल लोगे। टी इज इक्वल टू 2π√L/g। टाइम हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकालें,
कहाँ गया, ये रहा, सॉरी टाइम है ना, ये सेकंड में आएगा बच्चों, आई एम सो सॉरी, मैं हर्ट्स बोल दी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होता है, टाइम होता है सेकंड में, ठीक है, टाइम को सेकंड में लिखना। टाइम हम लोग को मिल गया है 2 पाई, आपको पता है 2 इंटू पाई के जगह में 3.14 कर देना, मतलब पहले एल को हटा देना, फिर साइड साइड ले जाना सबको, उसके बाद सॉल्व करोगे, निकल जाएगा। ये खुद से करोगे भाई, खुद से करना, अरे खुद से करो, कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना, मैं दी हूँ करने के लिए। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अ पेंडुलम मेक्स 80 ऑसिलेशंस इन 2 मिनट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर वही चीज़ दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग 1 सेकेंड में वो कितना घुमा है वो निकाल लो, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो पहला बीट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन में कितना दिया है कि 2 मिनट में वो 80 बार ऑसिलेट किया है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड है ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 120 सेकेंड, मैं 2 मिनट को 120 सेकेंड लिख दी हूँ। कितनी बार ऑसिलेट किया, 80 टाइम्स। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड का निकाल लो, तो 80 बाय 120, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना, 4 2 जा 4 3 जा, तो 2/3 हो गया फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2/3 हर्ट्स। सेकेंड बीट में क्या बोल रहा है हम लोगों को, टाइम पीरियड निकालने बोल रहा है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो इसका उल्टा कर दो, 3/2, दैट मीन्स ये 1.5 है, 1.5 सेकेंड हो गया। एकदम फट से सॉल्व होता है। वैसे इसको खुद से करना। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स 100 टाइम्स इन 5 मिनट, 5 मिनट में 100 टाइम्स, तो वही कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्लियर, ये बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम टेक्स 3 सेकेंड टू रीच वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड ये। इसको थोड़ा ब्लैक पेन से किया जाए। हेलो किटी, हेलो किटी, किससे करें, ब्लैक पेन तो मेन समय में तो कुछ भी नहीं मिलता है, पता है, कुछ नहीं मिलता है। जैसे वीडियो में बना के उठूँगी ना, हर चीज़ मेरे को सामने सामने दिखेगा, होता है ऐसा। देखो जैसे एक पेंडुलम है, यहाँ पर बोल रहा है एक बॉब जो है उसको 3 सेकेंड लग रहा है टू रिच वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ा बना देते हैं, रफ वर्क है ये। सपोज ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब वो जा रहा है तो उसको लग रहा है 3 सेकेंड। अब ऑसिलेशन का बात हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, तो जब तक यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा तो हम लोग वन ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे। और यहाँ ऑसिलेशन का बात हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के बाद वो वापस भी तो जाएगा, तो वापस उसको 3 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 + 3 6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना लगा, 6 सेकेंड लगा। समझ में आया, तो हमने यहाँ पर लिखते हैं। चलो, टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट, पेन भी तो नहीं चल रहा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 3 + 3 दैट इज 6 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा इसको, 6 सेकेंड लगा, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स एक ऑसिलेशन में इसको 6 सेकेंड में ये किया है, 6 सेकेंड में ये वन ऑसिलेशन किया है, 6 सेकेंड में वन ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मांगा है, तो हमने यहाँ पर कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, 1/6, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/6 हर्ट्स। और हम लोग को फिर टाइम पीरियड पूछा है सेकेंड बीट में, टाइम पीरियड इसका उल्टा कर दो, 1/फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड। सो 6 सेकेंड, वो तो हम लोग को पता ही है 6 सेकेंड है। पूछा था कि नहीं पूछा था, और ये मैं अपने मन से ऐड कर दी थी, हम लोग तो पहले ही निकाल लिए थे, क्वेश्चन से ही हम लोग निकाल लिए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ये देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। 2 सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ, 2 पेंडुलम है, चलो बनाते हैं। ये एक पेंडुलम, ये दूसरा पेंडुलम, इक्वल लेंथ है, एक का नाम ए लिख दो, एक का नाम बी लिख दो। बट इनका जो बॉब है, एक है 50 ग्राम का, एक है 100 ग्राम का, मतलब एक डबल है। What would be the ratio of their time period? Give reason for your what? For your answer. इनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। बच्चों टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि मास ऑफ द बॉब में टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम पीरियड का रेशियो वही 1:1 ही निकलेगा, दोनों सेम है। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है
कि टाइम पीरियड में बिल्कुल भी जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ द बॉब में डिपेंड नहीं करता है, वो आप लोग मेंशन कर लेना। क्लियर 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 क्लियर। एक दो क्वेश्चन और है, और दो क्वेश्चन है, कर लेते हैं चलो, पर ये करा हुआ आप लोग कर लोगे, दिखा देती हूँ। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स हैविंग लेंथ 9 मीटर एंड 36 मीटर रेस्पेक्टिवली। दो पेंडुलम है, लेंथ दिया अलग अलग, टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। सिंपल बच्चों, देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, ये कर लेते हैं। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स हैविंग लेंथ 49 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। टाइम पीरियड कंपेयर करना है, लेंथ दे दिया है, दैट मीन्स L1 दे दिया है 49 सेंटीमीटर एंड L2 दे दिया है 144 सेंटीमीटर। हम लोग को टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो पहले ये लिख लो L1 बाय L2। ओके, L1 कितना है 49, L2 कितना है 144, तो ये तो फट से रूट ओवर निकल सकता है, ये 7 होता है, इसका 12 होता है, 12 इंटू 12 144, 7 7 49, ये तो हो गया। सो T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 7 रेशियो 12। क्लियर। अभी कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स, दो एक जैसे पेंडुलम्स हैं एट डिफरेंट प्लेसेस हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.8 और एक तो है इतना, मतलब दो पेंडुलम है एक जैसे, टाइम पीरियड कंपेयर करना है, जी का वैल्यू अलग है बच्चों, अलग कर सकते हो, कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। क्या गिवन है, G1 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड G2 कितना दिया है, मैं आधा बता दे रही हूँ, आप लोग फिर करना। G2 इतना दिया है, T1 बाय T2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ G2 बाय G1, बस इसको सॉल्व करना और कंपेयर कर लेना, हो जाएगा। क्लियर, आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं है। और कुछ बच गया क्या, क्योंकि मैं बहुत सारे इधर उधर क्वेश्चन लिख रखे थे, हो गया। तो बच्चों ये चैप्टर में आपको ना इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोगों को जहाँ जितना भी क्वेश्चंस मिल रहा है सब सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा क्लियर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा बच्चों ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आप लोग करते नहीं हो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। लाइक तो आप लोग पता नहीं करते ही नहीं हो, है ना, पता नहीं क्या है, लाइक तो आप लोगों को करना ही नहीं है। ठीक है, तो कर दो, शेयर भी करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर दो। थैंक यू।